हम बात करेंगे ज्ञान तथा पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम का। ये दूसरा वीडियो है और जिस क्वेश्चन की आज मैं बात करने जा रहा हूँ एनसीएफ 2005। ये क्वेश्चन जो बीएड 2022 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसी दृष्टि से एक छोटी सी कोशिश की गई है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो आज हमारा टॉपिक होगा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। देखो, शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे पाठ्यक्रम में भी बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है। कारण ये होता है कि जैसा समाज और समुदाय को मद्देनज़र रखते हुए पाठ्यक्रम में बदलाव करना होता है तो वो आवश्यक भी है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था तभी बन सकती है। देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई। उसके बाद में उसमें 1988 में संशोधित करने का कोशिश की गई। फिर 2000 में अ, फिर 2000 में काम किया गया। उसके बाद 2005 में किया गया। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता होती है। तो आज हमारा यही टॉपिक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005। तो इसमें वही बात मैं करूंगा जो मैंने अभी आपको बताया है। देखो, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का विषय शिक्षा व्यवस्था के लिए सदैव से ही महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य रहा है। वो जो बात मैंने अभी बताई आपसे, शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए प्रत्येक राष्ट्र की भांति भारतवर्ष में भी एक ऐसे पाठ्यक्रम की परिकल्पना की जा रही है जो कि शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। भारत में विभिन्न भाषाएं, सभ्यताएं, संस्कृतियां, धर्म, जाति, संप्रदाय प्राचीन काल से ही रही हैं। ऐसे देश में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता प्राचीन काल से ही अनुभव की जा रही है। तो इस संदर्भ में प्रथम प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया गया। मैंने आपको बताया था सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई। इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता एवं महत्व को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया और इस सुझाव के परिणाम स्वरूप सन 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना प्रस्तुत की गई। जो मतलब कि 86 में था उसमें 88 में मतलब थोड़ा सा सुझाव दिए गए और एक मतलब नए पाठ्यक्रम की संरचना प्रस्तुत की गई। तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे बदलाव जरूरी होता है, जिसमें विद्यालयों के पाठ्यक्रम की चर्चा विशेष रूप से की गई। तो उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने यानी कि एनसीईआरटी ने इस क्षेत्र में अनेक प्रयासों को निरंतरता प्रदान की। इसके परिमार्जित स्वरूप को विकसित करने के लिए अनेक प्रयास भी किए गए और एनसीईआरटी के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना का परिमार्जित एवं गुणात्मक स्वरूप 2000 में प्रस्तुत किया गया। आप समझिए, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, फिर उसमें 88 में बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश की गई, पाठ्यक्रम बनाए गए। उसके बाद 2000 में फिर देखिएगा गुणात्मक स्वरूप 2000 में प्रस्तुत किया गया और मतलब इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के मतलब इसी को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के नाम से जाना गया। तो इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 से पूर्व राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 का स्वरूप प्रस्तुत किया गया। यानी कि 2005 से पहले 1986 और 2000 का स्वरूप प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के स्वरूप के संदर्भ में विचार विमर्श और इसके निर्माण की प्रक्रिया का कार्य प्रारंभिक काल से ही चल रहा है। तो एनसीईआरटी का मानना था कि कोई भी पाठ्यक्रम पूर्ण एवं निश्चित नहीं होता। समय की धारा के परिवर्तन के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किए जाने चाहिए। पाठ्यक्रम सदैव विकासात्मक प्रक्रिया में रहता है और समाज के विकास की प्रक्रिया के अनुरूप ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया होती है। इस अवधारणा को कार्य रूप में परिवर्तित करते हुए तत्कालीन एनसीईआरटी के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 को प्रस्तुत किया। तो मैंने आपसे देखिए वही बातें की, जो बातें रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे देखो, शिक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी है राष्ट्र की पाठ्यक्रम में बदलाव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, उसमें बदलाव किया गया 88 में। तो 88 में बदलाव किया गया, विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए गए
और उसके बाद 2000 में एक पाठ्यक्रम संरचना आई, फिर 2005 में मतलब ये सब देखिए जैसे जैसे समय बदला, शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए पाठ्यक्रम परिवर्तन किए गए। बस आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह से थोड़ा पढ़िए। अब देखिए ये जो आपका एनसीएफ है, विद्यालय शिक्षा में अब तक का नवीन दस्तावेज एनसीएफ 2005 है, सबसे नवीन दस्तावेज है 2005। उसके बाद तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी भी आई है नई, उसकी अभी हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीएफ की शुरुआत की, तो नया दस्तावेज क्या है, एनसीएफ 2005, और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इस समय जो मंत्री हैं वो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक हैं। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। इन्होंने विद्वान लोगों की सहायता से एनसीएफ को तैयार किया, अपने साथ विद्वान लोग लिए और एनसीएफ तैयार किया। एनसीएफ का सूत्र क्या होता है, बिना बोझ के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि जो बच्चा है बिना बोझ के अधिगम, बच्चा बिना बोझ के सीखे। परंतु आज हम नहीं मान रहे इस बात को भी। आप देखिए अगर बच्चा विद्यालय जाता है तो उस पर एनसीएफ, बेशक एनसीएफ का सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, आज बच्चे से ज़्यादा वजन बैग में है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा किताबों में सिमट जाती हैं, यहाँ हमें थोड़ा कष्ट होता है। अगर ये प्रैक्टिकली लाई जाए तो बच्चा बहुत आगे जा सकता है। तो बिना बोझ के अधिगम, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। ये जो एनसीएफ का सूत्र था कहाँ से लिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से लिया गया। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत क्या होते हैं, देखो, ज्ञान स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जो ज्ञान होता है उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ये नहीं है कि हम केवल स्कूल में ज्ञान दे रहे हैं, उसका संबंध बाहर के जीवन से होना चाहिए। परीक्षाओं को कक्षा गतिविधि से जोड़ना और अधिक लचीला बनाना। जो परीक्षा होती है, जो कक्षा में गतिविधियाँ होती हैं उनसे जोड़ना चाहिए उनको, और थोड़ा सा वो लचीली होनी चाहिए, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। पढ़ाई की रटने की प्रणाली को समाप्त करना। रटने की जो बात होती है, बिल्कुल पढ़ाई ऐसी हो बच्चे को रटने की आवश्यकता ही न पड़े। पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, बिल्कुल ये नहीं है कि वो एकदम से बुक किताबों पर केंद्रित है एकदम। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना, तो जो मतलब राष्ट्रीय महत्व होते हैं उनको बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। पता होना चाहिए बच्चे को 15 अगस्त के बारे में, 26 जनवरी के बारे में, 2 अक्टूबर के बारे में, और बच्चों को पता चाहिए हमारे शहीदों के बारे में। तो इस तरह के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। उसके बाद देखो सुझाव भी थे कुछ। सुझाव क्या था, जैसे कि शिक्षण सूत्र को ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात क्या होता है, देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, और मूर्त से अमूर्त की ओर। अब ज्ञात का मतलब क्या है, बच्चों को पूर्व ज्ञान से पाठ को शुरू करना चाहिए और फिर नया ज्ञान जो कि बच्चों के लिए अज्ञात होता है उसके बाद सीखना चाहिए। आप समझ गए ना, ज्ञात से अज्ञात, यानी कि बच्चों को पूर्व ज्ञान से, जो पहले से जानते हैं, पाठ को शुरू करना चाहिए और फिर नया ज्ञान जो कि बच्चों के लिए अज्ञात है उसके बाद सीखना चाहिए। इसको कहते हैं ज्ञात से अज्ञात। मूर्त से अमूर्त क्या है, मूर्त क्या होता है, जिसका रूप या कोई आकार हो जिसे हम देख सकें, वो होता है मूर्त। अमूर्त क्या होता है, जिसका कोई आकार ना हो, जिसकी केवल हम इमेजिनेशन, कल्पना की जाती है, जैसे मन, आत्मा, ये अमूर्त होता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। इस तरह से मतलब हमें पढ़ाना चाहिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मोटी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक। जो मोटी पुस्तकें होती हैं वो शिक्षा प्रणाली की असफलता की प्रतीक होती हैं। बच्चों की धारणाओं में बदलाव, हमें बच्चों की धारणाओं में बदलाव करना चाहिए और बच्चों को बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए। जो बच्चे होते हैं उनको मतलब बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए और खेल सहयोग की भावना होनी चाहिए और बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो आराम से चिंतन कर सकते हैं, चिंतन और तर्क आसानी से कर सकते हैं। जब भी बच्चा मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेगा तो वो चिंतन और तर्क आराम से कर सकता है, और विदेशी भाषा में करेगा तो वो केवल रटेगा। कल्पना, मौलिक लेखन का अधिकार, पुरस्कार और दंड की भावना को सीमित करना चाहिए। मतलब दोनों ही चीज़ों से बचना चाहिए। ये दोनों ही बातें बच्चे के लिए एकदम से दुखदायी हैं। अपने अनुभवों के आधार पर बालकों को मनोवैज्ञानिक तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। शिक्षक को
समय पर सारे संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। तो शिक्षक को समय पर मतलब सभी संसाधन होने चाहिए उसके पास में, ये नहीं है कि कोई कमी है पढ़ाते समय। और मैं आपको बताऊंगा, देखिए, बच्चों को पुस्तकालय में खुद को पढ़ने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बच्चे जो होते हैं ना, पुस्तकालय में खुद को पढ़ने का मतलब खुद से पढ़ने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और बच्चों के माता पिताओं को मेरा एक छोटा सा संदेश है कि छोटी उम्र में ही बच्चों को निपुण ना बनाने का प्रयास करें। यानी है कि उनको छोटी सी उम्र में ही निपुण बनाने की कोशिश करते हैं माता पिता, वो बहुत ही गलत होता है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। माता पिता के लिए मेरी तरफ से संदेश है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के उद्देश्य क्या है? एक्चुअल में देखिए, प्रत्येक योजना, कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम से पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के मूल्यांकन नहीं होता। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जा सके, इसी क्रम में एनसीईआरटी की संरचना से पूर्व उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। आप समझ गए ना? अगर हमारे पास उद्देश्य नहीं होंगे तो हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इसलिए उद्देश्य की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके जो उद्देश्य होते हैं, क्या होते हैं? जैसे कि पहला है राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य। इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्र को विकसित अवस्था में पहुंचाना, क्योंकि शिक्षा ही वह मूल मंत्र है जो राष्ट्रीय विकास की चरम सीमा पर पहुंचा सकता है। तो इसलिए इस पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय विकास करना है। अब मेरी बात समझ गए होंगे। तो राष्ट्र को विकसित अवस्था में पहुंचाना, तो एजुकेशन के द्वारा ही राष्ट्रीय विकास चरम सीमा पर पहुंच सकता है। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता के विकास का उद्देश्य। मैंने आपसे चर्चा की थी अभी। देखो, भारत में विभिन्न भाषाएं, धर्म और परंपराएं होती हैं, विद्यमान हैं, आज भी है। और इसका प्रभाव हमारे सामान्य जीवन पर पड़ता है। जो हमारा जनजीवन होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसमें अनेक प्रकार की विचारधाराओं में एकता तथा भारतीय परिस्थितियों में सदैव राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता रहती है। ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि इसलिए इस पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विषय वस्तु को महत्व प्रदान किया गया है। आप समझ गए ना? क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाओं के लोग आज भी विद्यमान हैं, तो हमारा जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सिर्फ मतलब इसी के कारण एकता की भावना आ सकती है। छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि के विकास का उद्देश्य। देखो, प्रत्येक स्तर पर छात्र की क्षमता एवं रुचि का ध्यान रखकर पाठ्यक्रम का स्वरूप निश्चित किया गया है। छात्र अध्ययन में रुचि ले तथा शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को सहयोग प्रदान करे, इन सभी तथ्यों को पाठ्यक्रम संरचना में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। और छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास इस पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। बिल्कुल, वो अपना रुचि ले। सामाजिक एकता का उद्देश्य। देखो, इसका मतलब क्या है? समाज में एकता होनी चाहिए। कैसे? भारतीय समाज में जैसे मैं कुछ छोटा सा उदाहरण दूंगा। भारतीय समाज में एक पक्ष दहेज के महत्व को स्वीकार करता है, एक पक्ष तो दहेज को ले लेता है और दूसरा पक्ष दहेज को नकार देता है। तो समाज में इस प्रकार की विचारधारा विघटन पैदा करती है। यानी कि जैसे एक तो दहेज ले रहा है, दहेज के पक्ष में है, और दूसरा दहेज के विपक्ष में, तो समाज में विघटन हुआ नहीं हुआ? तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के माध्यम से छात्र में प्रारंभ से ही दहेज प्रथा के दुष्परिणामों का ज्ञान कराने से छात्र दहेज प्रथा को मतलब स्वीकार नहीं करेगा और समाज में एक रूपता स्थापित हो जाएगी। मेरी बात समझ के? समाज में एकता कैसे होगी? समाज में एक पक्ष दहेज के पक्ष में, दूसरा दहेज के विपक्ष में। अगर हम बच्चे को शुरू से ही दहेज के दुष्परिणामों को बताएंगे तो बिल्कुल सामाजिक एकता का संदेश जाएगा एकदम से। उसके बाद है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रत्येक अभिभावक अपने बालक को विद्यालय में भेजने के बाद उससे कुछ अपेक्षाएं रखता है और इन अपेक्षाओं की पूर्ति विद्यालय व्यवस्था और विद्यालय पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। और अभिभावकों को की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर इस पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है कि भाई माता पिता को निराशा ना लगे बिल्कुल भी, और उनके जो मतलब कोरे कोरे सपने होते हैं बच्चों के प्रति वो पूरे होने चाहिए, उनके बच्चे कामयाब होने चाहिए। तो ये भी एक उद्देश्य होता है। मानवीय मूल्यों के विकास का उद्देश्य। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? देखो, मानवीय मूल्यों का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की संरचना का प्रमुख उद्देश्य
छात्रों में प्रारंभिक स्तर से ही मानवीय मूल्यों का विकास करना माना गया है। यानी कि इन्होंने बिल्कुल शुरू से ही कहा कि भाई प्रारंभिक स्तर से ही मानवीय मूल्यों, तो मतलब इस क्यों, इसलिए क्योंकि छात्र में प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार, सहिष्णुता जैसे मानवीय गुणों का विकास हो सके। ठीक है, तो ये आरंभ से ही कोशिश की गई है। भाषाई समस्या के समाधान का उद्देश्य है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए भारतीय समाज में विभिन्न प्रांतों में भाषा का स्वरूप भिन्न भिन्न पाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण में भाषा की समस्या सदैव ही रही है कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में विभिन्न भाषाओं एवं मातृभाषाओं को उचित स्थान प्रदान कर भाषाई समस्या का समाधान किया गया है। और भारतीय समाज में भाषाई समस्या के समाधान का उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये भी एक समस्या है। उसके बाद प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य है। देखो इसमें क्या होता है, मतलब कि एकदम से प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य क्या, मतलब क्या होता है। देखो प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक तो होता है पाठ्यक्रम का स्वरूप उचित हो। अगर पाठ्यक्रम का स्वरूप उचित होगा तो मतलब कि शिक्षण प्रभावशाली होगा। शिक्षकों में आत्मविश्वास के विकास का उद्देश्य है। एनसीईआरटी में ये भी ध्यान दिया गया है कि छात्रों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और मतलब कि उनमें आत्मविश्वास कैसे आए इसके प्रति भी काम किया गया है। और अगर अध्यापक में आत्मविश्वास होगा तभी वो छात्रों को अपनी मतलब कि छात्रों की मंजिल तक ले जाएगा। छात्रों में सर्वांगीण विकास का उद्देश्य है, यानी कि ऑल डेवलपमेंट, बिल्कुल ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो एनसीईआरटी के द्वारा छात्रों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक यानी कि विकास को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी तैयार किया गया। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने यहाँ पर आपसे बात की एनसीईआरटी का मतलब क्या है। देखिए मैंने मोटी मोटी बातें बताता हूँ, दोबारा से एक बार रिकॉल किए देता हूँ, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो शिक्षा व्यवस्था के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव जरूरी है। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे समाज बदला, वैसे वैसे शिक्षा बदली, वैसे वैसे पाठ्यक्रम बदले। तो शिक्षा नीति आई सबसे पहले 86 उसमें बदलाव किया गया 88 में, और बहुत सारे अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित हुए, और बिल्कुल वो एक तरह से पाठ्यक्रम संरचना तैयार हुई 2000 में। फिर उसमें बदलाव ज़रूरी समझा गया तो एनसीईआरटी 2005 में तैयार किया गया। तो प्रोफेसर यशपाल जी ने विद्वानों की सहायता से एनसीईआरटी तैयार किया, और इसका जो सूत्र था लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के अधिगम। तो ये बिल्कुल आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ोगे तो आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एमजेपी आरयू की जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं वो इसको ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको देखो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स दें ताकि मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छा कर सकूं।